और कर्तव्यों को कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी और आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एलपी अमृत बौद्ध जी जबलपुर मध्य प्रदेश और संचालन कर रहे हैं एडवोकेट दयाराम अहरवार जी ललितपुर उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय प्रांतीय जिला क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण उपासक एवं उपासिकाओं और भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसे कि पिछले लेक्चर में पंचायती राज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज हम लोगों को पंचायती राज में अनुच्छेद 243 आर पर चर्चा करनी है। और आज जो है उस चर्चा को आरंभ करने से पूर्व, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य को भारत का संविधान यह निर्देश देता है कि आप ग्राम पंचायतों के संगठन को संगठित करने के लिए उनको अधिकार और शक्तियां प्रदान करने के लिए कार्य करिए। उसी के फलस्वरूप जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 दीदी के थ्रेडिंग करिए नहीं, इनको म्यूट कर दीजिए जो बच्चे बोल रहे हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए अपने माइक अनम्यूट कर दो भाई। मैं म्यूट करो। उसी म्यूट को कर दो। दृष्टिगत रखते हुए भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप 243 ए और 243 जो है ए से लेके ओ तक जो है अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची भी जो है उनको कार्य करने के लिए उनके विषय क्षेत्र दिए गए और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो अनुच्छेद 243 पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 243 के साथ 11वीं और 12वीं अनुसूची पर भी चर्चा हो चुकी है। पंचायतों की संरचना पर भी चर्चा हो चुकी है और पंचायतों में जो रिजर्वेशन है उस पर भी चर्चा हो चुकी है 243 डी के अंतर्गत। और नगर पालिका के ऊपर भी जो है पिछले लेक्चर में स्पष्ट कर दिया गया है कि नगर पालिका जो कि भाग 9 का में भारत के संविधान में रखी गई है, जिसमें 243 का में इन शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जिनका प्रयोग इसमें किया गया है, जैसे समिति, जिला, महानगर क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका, पंचायत, जनसंख्या, इन शब्दों की परिभाषा दी जा चुकी है।
और नगर पालिका के गठन के संबंध में भी बताया जा चुका है। संक्षेप में नगर पालिका के गठन के संबंध में अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का, चाहे उसे कोई भी नाम से ज्ञात हो, और किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र से नगर परिषद का और किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से नगर निगम का गठन किया जाएगा। ये 3 श्रृंखला जो है बताई गई थी, और इस अनुक्रम में जो है गठन किया जाएगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो है शहरी क्षेत्र के लिए जो कस्बा होता है, और फिर जो है लघुतर नगरीय क्षेत्र से हम कस्बा कह सकते हैं, से नगर पालिका की ओर, और नगर पालिका से नगर निगम की ओर, 3 सेक्टर में जो है नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। और संक्रमणशील क्षेत्र से आशय ये है कि एक स्थान से दूसरी स्थान की तरफ जो है बढ़ती हुई जो है जनसंख्या, जैसे गांव से कस्बे की ओर, कस्बे से जो नगर की ओर, नगर से महानगर की ओर, तो 3 कैटेगरी है। जो महानगर है वहाँ नगर निगम होता है, जो नगर है वहाँ नगर पालिका होती है, और जो क्षेत्र होते हैं उससे कम विकसित, वहाँ पर जो है भी जो है नगर परिषद होती है। तो इस प्रकार से नगर पालिका के गठन के संबंध में पिछले लेक्चर में चर्चा हो चुकी है। आज जो है हम लोग 243 आर नगर पालिका की संरचना के संबंध में चर्चा करेंगे। तो नगर पालिका की संरचना, स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जैसे कि जो है नगर पालिका की संरचना में जो है 1 और 2 में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो नगर पालिका के अंदर जो स्थान होंगे वह डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भरे जाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र, दोनों में अंतर क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र को आप ऐसे समझ लीजिए कि सीधा पब्लिक चुनती है, पब्लिक आती है, अपने पसंद के व्यक्ति को अपना वोट देती है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। यह व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है कि चुने हुए व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को चुना जाता है। तो इसमें डायरेक्ट नहीं, वो चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा चुना जाता है। तो नगर पालिका की संरचना में ऐसे व्यक्तियों द्वारा डायरेक्ट वोट दे करके इनको चुना जाएगा। और यह चुनाव जो है प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्रों से प्रादेशिक निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। तो ये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है जो नगर पालिका को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विभाजित किया जाएगा, जो वार्ड के नाम से क्या करेंगे।
दूसरा, किसी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा, कोई भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, मतलब कोई जो विधानसभा होती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा है, ये जो विधानसभाएं होती हैं राज्यों की विधानमंडल, तो उनके द्वारा कानून बना करके नगर पालिका में, नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का, लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः भागतः समाविष्ट है। राज्यसभा के ऐसे सदस्यों और राज्य की ऐसी विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर निर्वाचन में रजिस्ट्रीकृत है। और पॉइंट नंबर 4 है, अनुच्छेद 243 के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है उपबंध कर सकेगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। और ऊपर जो लिखा है किसी राज्य के विधानमंडल को विधि द्वारा, यानी कोई भी प्रदेश का जो विधानमंडल है वो 1 से लेके 4 तक जो बताया गया कि जो है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा क्षेत्रों के लिए या जो भी बताया गया उनके लिए जो है राज्य का विधानमंडल विधि बनाने के लिए शक्ति रखता है, उपबंध कर सकेगा। नगर पालिका के लिए राज्य विधानमंडल उपबंध कर सकेगा। और जो है लोकसभा के जो सदस्य का क्षेत्र है उसके लिए भी, राज्यों के जो है राज्यसभा का है उसके लिए भी, और जो है अनुच्छेद 243 के अंदर जो समितियां गठित की गई उनके अध्यक्ष के लिए, तो ये विधि बनाने की शक्ति की बात है, यहाँ पर विधि बना सकेगा, प्रतिनिधित्व के लिए विधि बना सकेगा। परंतु पैरा 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन ये लोग जो है मतदान नहीं कर सकते नगर पालिका के अधिवेशनों में जाकर के कि लोग मत दे सके, इनको वोट देने से मनाही की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा। यानी जो स्टेट है, स्टेट का विधानमंडल है, वो नगर पालिका का अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उस चुनाव के लिए क्या रीति होगी, क्या नीति होगी, यह उपबंध यानी यह कानून बना सकेगा। यानी स्टेट को यह शक्ति होगी, राज्य को यह, राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति होगी कि वह नगर पालिका के अध्यक्ष के इलेक्शन के लिए उपबंध कर सके। यानी किस तरह से कानून बनाना है, क्या नियम होना चाहिए, वो कर सकेगा। तो 243 में जो है वार्ड समितियों का गठन और संरचना के संबंध में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 243 में वार्ड की समितियों का कैसे गठन होगा और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस संबंध में आदि के संबंध में बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले
नगर पालिका के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों से युक्त समितियां गठित की जाएंगी। तो कहने का मतलब है 3 लाख जनसंख्या वाले जो नगर पालिका होगी, यानी कि जिस जगह पर नगर पालिका है और उस नगर पालिका में 3 लाख लोग रहते हैं, तो वहां पर एक या अधिक वार्डों में वार्ड समितियां गठित की जाएंगी। की जाएंगी, की जा सकेंगे नहीं बोला, की जाएंगी, यानी करनी ही है। 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका में जो है एक या एक से अधिक वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान कर सकता है। यानी कि पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट की पावर देखिए कि जो है राज्य का जो विधानमंडल है वह निम्नलिखित के लिए जो है क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है, यानी कानून बना सकता है। कानून की को बनाने की शक्ति जो है इनमें निहित है। किसमें निहित है? राज्य विधानमंडल में। और किस विषय में कानून बना सकता है? वार्ड समिति की संरचना कैसे होगी और उसका क्षेत्रीय क्षेत्र क्या हो। जो वार्ड की समिति होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इस संबंध में कानून बना सकेगी। और उसका क्षेत्र क्या होगा, एरिया कहाँ तक जाएगी इस समिति का, सीमा कहाँ तक है, पावर क्या है, अधिकार क्या है, क्षेत्र क्या है, ये जो है इस संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति होगी। जिस तरीके से वार्ड समिति में सीटें भरी जाएंगी, किस तरीके से वार्ड समिति की सीटें भरी जाएंगी, इट विल डिसाइड बाय द स्टेट, वो बनाएगा कानून। वार्ड समिति के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली नगर पालिका का एक सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। यानी जो भी समिति बनेगी उस समिति में एक सदस्य नगर पालिका का सदस्य होगा। ये जो है लॉ है। ये हो गया। अब आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के संबंध में अनुच्छेद 243 टी, रिजर्वेशन से आशय जो नगर पालिका का गठन हो रहा है वो नगर पालिका में स्थानों का आरक्षण की बात हो रही है। तो आरक्षण की जो है प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये जो संविधान है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करता है। तो इसलिए क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का विधायिका में रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व हो, जिस वर्ग का, जिस समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, खासतौर से शैक्षणिक दृष्टि से भी मैं कहूँ प्रतिनिधित्व नहीं होता है, वह समाज अंततः गुलाम हो जाता है।
जिस समाज का शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होता है, वह समाज अंततः गुलाम हो जाता है। तो इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान द्वारा संरक्षण दे करके उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ताकि यह जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अन्याय, अत्याचार और असमानता का शिकार हुए हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसलिए अनुच्छेद 243 टी में सीटों के रिजर्वेशन के विषय में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, डायरेक्ट की जाएंगी। इसमें कर सकेगी नहीं लिखा, कर नहीं करना है। और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या यथासंभव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में होगी। यानी कि नगर पालिका के चुनाव में जितनी सीटें होंगी, उन सीटों में आबादी के अनुसार वहां पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। उस नगर पालिका में, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति या नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से मेल खाती है, और ऐसी सीटें किसी नगर पालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित की जाएंगी। इट इज ए पॉलिसी, एक पॉलिसी है, नियम है कि चक्रानुक्रम में जो है आवंटित की जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि 243 के अंतर्गत कि नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के जो है व्यक्तियों के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा, और वह रिजर्वेशन करने के लिए उन्हें कितनी सीटें दी जाए, कितनी सीटें नहीं दी जाए, इस संबंध में वहां की जनसंख्या के समानुपात के अनुसार जो सीटों का बंटवारा होगा। और वह जो है प्रत्यक्ष वोटों के द्वारा जो है चुनी जाने वाली सीटें होंगी। प्रत्यक्ष वोट का मतलब क्या है कि योर सोसाइटी विल सेलेक्ट यू, इलेक्ट यू। आपकी सोसाइटी आपको चुनेगी, भारत की जनता आपको चुनेगी। अब तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, और अप्रत्यक्ष चुनाव अगर होता तो फिर दूसरे को कोई चुन देता और उसके द्वारा चुना जाता। जैसे अप्रत्यक्ष रूप से जो है, यूं कहें कि जो राजनीतिक पार्टी होती है वह सीटों का बंटवारा करती है, टिकट देती है, वह देती है। वह कोई समाज का उसमें कोई रोल थोड़ा होता है कि भाई इस व्यक्ति ने अनुसूचित जाति में बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए इसको टिकट मिलना चाहिए। तो देयर इज नो इन रोल ऑफ द सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट देने में। सोसाइटी का रोल कहाँ होता है ना। जिसको राजनीतिक पार्टी टिकट दे देती है, यानी कि किसको चुनाव लड़ना है, इट विल डिसाइडेड बाय द पार्टी, पार्टी डिसाइड करती है, वहां पे जनता का कोई रोल नहीं है। और जिसको दे देती है उनमें से चुनना पड़ता है, या जो लोग खड़े होते हैं निर्दलीय उनमें से चुनना पड़ता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से चुनने का अधिकार है जनता को, जनता चुनती है कि हु इज द बेस्ट फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव जनता के द्वारा होता है। अब जैसे राज्यसभा का होता है, राज्यसभा में क्या होता है कि विधानसभा के कैंडिडेट जो है राज्यसभा का कैंडिडेट को चुनते हैं। तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, जनता का उसमें वो नहीं होता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि
इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अब जो इसी के अंदर खंड 2 है, खंड 2 और 1 के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से कम 1/3 सीटें अनुसूचित जाति या जैसा भी हो मामला हो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी 1/3 सीटें चली जाएंगी महिलाओं को। अनुसूचित जाति की अगर वहाँ जनसंख्या है ज्यादा तो उनमें से महिलाओं को दी जाएगी 1/3। अनुसूचित जनजाति की वहाँ उस नगर पालिका में संख्या ज्यादा है तो 1/3 जो है जनजाति की महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन में ना अनुसूचित जाति के लोगों को, पुरुषों को और महिलाओं को भी दोनों को अवसर दिया गया ताकि जो है राजनीतिक चेतना दोनों में आए और दोनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से कम 1/3 अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो ये जो है महिलाओं के लिए जो है जो रिजर्वेशन दिया गया है उसकी बात हो रही है। और ऐसी नगर पालिका में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर सीटें आवंटित की जा सकती है। रोटेशन का मतलब है एक एक करके सीटों का इधर से उधर जाएगी, क्योंकि आबादी इधर उधर ट्रांसफर होती तो ये तो निर्वाचन आयोग का को अधिकार है। और अब जो है नगर पालिका में अध्यक्षों के पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए उसी तरीके से आरक्षित किए जाएंगे जैसा राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करता है। तो जो अध्यक्ष और जो है नगर पालिका में अध्यक्षों के पद के लिए भी महिलाओं का रिजर्वेशन होगा और ये उसी प्रकार से होगा जैसा राज्य के विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करता है। राज्य का विधान तो इस प्रकार पर मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। और रिजर्वेशन का जो है पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। 9 बज रहा है और 9 बजे तक जो है ये कंप्लीट करना था। आगे हम लोग इसके आगे की प्रक्रिया को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद। जय भीम। संचालक जी आगे का कार्य बढ़ाएं। माननीय प्रोफेसर साहब आरसी दीवान साहब ने बहुत ही अच्छा पंचायती राज व्यवस्था और आरक्षण के बारे में 243 के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। आपका बहुत बहुत साधु धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 2 शब्द कहिए। नाइट में तो फिर काम है नहीं, इतनी बड़ी मजबूत स्थिति है तो मत पूरी वो तो भारत के लिए बात ये है तो ना बात पूरा नहीं हो पाएगा। वो काम इतनी मजबूत है वो काम करने करिए तो तेल नाम पाइप लगा। हेलो जी सर। सर
सर आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। आवाज आ रहा है? जी सर, आवाज आ रही है। ये दूसरी आवाज आ रही है मुझे सर। इन लोगों के माइक है म्यूट नहीं है। है ना? सब आवाज आ रहे हैं ना? आपको आ रहा है क्या आवाज? हेलो हेलो अध्यक्ष साहब। हेलो। हाँ, शेषराव जी बोलिए बोलिए। हाँ सर जी, वो आवाज सब आ रहे थे ना, कुछ मुझे उनकी आवाज आ रही थी, मेरी आवाज क्या जाएगी, ऐसा था। लोगों के मेरे ख्याल से माइक म्यूट नहीं थे। अभी अभी हो रहा है, ठीक है। अभी अभी आवाज आ रहा है ना? आ रहा है आ रहा है। अच्छा चलो, अभी अभी हमारे धीमान साहब ने थोड़े से समय में 9 बजे तक वो अपना वक्तव्य रखते हैं। उसी इसमें उन्होंने अपना पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243 की तक उन्होंने सारा उन्होंने बता दिया कि रिजर्वेशन पॉलिसी भी किस तरह से रहती है नगर पालिका, नगर निगमों में। तो काफी जानकारी जो है हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से देश भर के जुड़े हुए हमारे साथियों के तक पहुंचती है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, आज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आज जन्म जयंती है। महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से इस जयंती को मनाया जाता है। पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन ज्यादा करके महाराष्ट्र में इसको सुबह सुबह में बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। जिस तरह संविधान के उपलक्ष्य में हम लोग काफी मात्रा में ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन वही संविधान जो है पहले इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके जिन जिन मौर्य पंचतंत्र राज्यों का जहां जहां हुआ वहां सब इसी तरह से इस संविधान को चलाया जाता था। इसलिए उन महापुरुषों का नाम, उन राजाओं का नाम बड़े इज्जत से प्यार से लिया जाता है, उनकी जन्म जयंतियां मनाई जाती। तो उस समय की बात थोड़ा मैं आपसे शेयर करता हूं। उस समय जब संविधान बनने के समय तत्कालीन परिस्थितियों में, तब संविधान सभा में सबसे ज्यादा मेरा अनुमान है कि बैरिस्टर थे, और आज के संसद की क्या अवस्था होगी इसका विचार नहीं किया तो ठीक होगा। उस समय इतने बैरिस्टर थे, और आज इस संसद में कितने बैरिस्टर, इसकी चर्चा नहीं की तो बेहतर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आज जो संसद में बैठे हैं उनकी डिग्रियां ढूंढते ढूंढते 70 साल निकल जाएंगे। जो होगा, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उन्होंने अपनी डिग्री और कायदे का ज्ञान, संविधान के बारे में क्या ज्ञान है, ये
जाहिर करना चाहिए और उनके अनुयायी उन्होंने भी तो अपने नेता की क्या औकात हो सकती है ये भी जांच लेनी चाहिए कि हम किसको नेता मानते हैं और समर्थन करते हैं। ऐसे अंधभक्त और कार्यकर्ता और नेता की वजह से ही आज संविधान और लोकशाही और हर एक इंसान जो इस देश का तकलीफ में आया हुआ नजर आता है। 1952 में हमारे पूर्वज जो थे चुनाव के दौरान देखा तो अशिक्षित थे, क्योंकि हमारे पूर्वज, मुझे भी पता है कि मेरे पिताजी के पिताजी वो अशिक्षित ही थे, लेकिन उन्होंने विद्वानों को चुना। अशिक्षित थे फिर भी उन्होंने विद्वानों को चुना। आज हम सुशिक्षित हुए बाबा साहब की पुण्य से, महात्मा फुले जी के पुण्य से, लेकिन नासमझ लोग नेता के पीछे घूम रहे हैं। उसी के परिणाम के भविष्य पर अपने हो रहा है। उस समय संविधान के पहले बैरिस्टर गांधी, बैरिस्टर सावरकर, बैरिस्टर सप्रू, बैरिस्टर महादेवन, बैरिस्टर नारायण अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग, हिंदू महासभा के मानवेंद्र नाथ राय, ऐसे 1944 और 48 के बीच में, और नेहरू जी तो बैरिस्टर थे ही, लोगों ने इन लोगों ने जो अपने अपने मसूदे उस संविधान के लिए तैयार किए थे, बैरिस्टर होते हुए भी उन्होंने वो मसूदों को जो है रखा था और उन्होंने संविधान बनाने के समय अपने वो मसूदे भी पीछे ले लिए। ब्रिटिश के संविधान तज्ञ जो थे विलियम जिनिंग जिनका नाम था, उनको तो नेहरू और संविधान सभा की टीम ने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास ही डॉक्टर अंबेडकर होते हुए मेरी आवश्यकता क्या है। ऐसा कहा तो फिर संविधान सभा के जो लोग हैं वापस आए और जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अंदर घुसने के लिए नहीं आने देना चाहते थे, ऐसे कहने वाले लोग, उनको संविधान सभा में कैसे लाया जाए इसके प्रयत्न में लगे। एक बैरिस्टर का राजीनामा उन्होंने उस समय पुणे से लिया था और डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में लाया गया। ब्रिटिश लेखक ने कहा है भारत का संविधान ये जो है एक राष्ट्र की कोनशिला है। उनका नाम था ग्रैनविल एस्टीन। इन्होंने बात कही थी। 2 साल 18 महीने और 17 दिन लगे इस संविधान को बनाने के लिए। कुछ लोग तो, मैं जहां तक जिनसे चर्चाएं करता हूं आज की समाज व्यवस्था में, कुछ लोग आईपीसी को ही संविधान मानते हैं, इंडियन पिनल कोड को ही संविधान मान रहे हैं। आईपीसी और संविधान, इसमें क्या फर्क नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे न समझ वाले लोग संविधान बदलने की बात करते हैं।
इन लोगों की पढ़ाई संविधान के बारे में क्या हो सकती है? मुझे लगता है ये 0% है। एक दो कलम पढ़ने वाले लोग उसका मतलब भी नहीं समझ पाते। जैसे कि एक अपन कादम्बरी लिखते, कविता लिखते हैं, इसको पढ़ना इतना सीधा नहीं है संविधान, और कोई पढ़ा भी तो उसको समझना इतना सरल नहीं है। हमारे धीमान साहब सर 1 साल से ज्यादा समय हो गया हमें प्रियम्बल से लेके आज हम पंचायती राज तक आ गए। सारे देश भर के लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो भी लोग आधे से ज्यादा हम लोग सुनते हैं, कुछ कलम भी लिखते हैं, उन्होंने बताए हुए सभी अनुच्छेद को लिखते हैं, समझते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते। तो बदलने वाले लोगों को समझ में आया होगा क्या? ये बड़ा क्वेश्चन, ये बड़ा प्रश्न है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे श्रीमान धीमान सर का धन्यवाद करता हूं, और सभी हमारे भारत देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी साथी देशवासियों का भी शुक्रिया धन्यवाद करता हूं। मुझे आज के इस संविधान वाचन के लिए अध्यक्ष के रूप में मुझे रखा गया, तो मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। मुझे मौका दिया, इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से भी मैं धन्यवाद करता हूं, और मेरे वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी तरह से अपना ये कार्यक्रम चलता रहेगा और लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा मैं समझता हूं। हम भी और हमारे सारे लोगों को भी धीरे धीरे यही काम अगर 50 साल पहले से शुरू होता तो आज गांव गांव में, घर घर में संविधान दिखता और लोग भी काफी मात्रा में समझ जाते। लेकिन हम शुक्रिया करते हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, कम से कम हमने तो शुरू कर दिया है। बाकी किसी ने नहीं भी किया होगा या करते भी होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन हमने शुरू कर दिया, इतनी बात पक्की है। और ये हम वहां तक, एंड तक ले जाएंगे, और बदलने वाले लोगों को भी इसके बारे में जानकारी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्हें भी पढ़ना चाहिए, उसके बाद बदलने की बात करनी चाहिए। तो शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपसे भी विराम देता हूँ। सभी साथियों का धन्यवाद, और सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साधु साधु साधु। माननीय अध्यक्ष साहब, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से आज के संविधान वाचन पर समीक्षा रखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब और किसी और को बुलाना चाहते हैं या सभ्य सत्ता किया जाए? सभ्य सत्ता कराएं सर। समय हो गया सभी जी सर, जी जी सर, सभी सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाएं। सप्ते सप्ताह सुखे